वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी मित्रों को मेरा बहुत बहुत गुड मॉर्निंग नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आज अपना टॉपिक शुरू करता हूँ। पहले बता देता हूँ आप सबसे कि आपसे बात करने की आपसे आपको किसी कोई न्यू इशू पे या कोई न्यू मैटर पे बात करने की बहुत इच्छा होती है, लेकिन क्योंकि अपने लाइफ का भी कुछ लिमिटेशंस है। आप जानते हैं कि एमबीए का या उसका फाइनल सेमेस्टर है, तो थोड़ा समय कम रहता है। अब बहुत उसमें कंसंट्रेट कर रहा हूँ, तो इसीलिए थोड़ा कम वक्त मिलता है। लेकिन जब तब भी कोशिश करता हूँ कि आपसे बात करूँ, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये है, जो मैंने आपसे कई बार बताया कि घर वाले हो चाहे चाहे लोकेलिटी के पीपल हो, चाहे अपने जो गुरुजन थे, वो उन्होंने कहा कि किसी को स्टूडेंट्स को पढ़ाना, जो एकेडमिक्स कहते हैं, वो बहुत ही एक रेस्पेक्टेबल एक वर्क है। तो उसी के लिए ये हैबिट बचपन से रहती है। ठीक है। और जैसा मैंने आपसे बताया कि जब जब क्लास 10th में पास हुआ था, तो अच्छे परसेंटेज थोड़े आए थे। तो अगल बगल वालों को जब थोड़ा बहुत पढ़ाता था, तब तो पैसे नहीं लेता था। मैथमेटिक्स और साइंस कभी कभी शायद पढ़ाता था, इंग्लिश। तो वो तारीफ करते थे क्लास 10th में, मतलब आज से बहुत साल पहले की बात है, मैं जब 10th में था। तो उससे ये लगा कि शायद कि हाँ, मैं कि पढ़ा सकता हूँ। लोग ये कहते थे कि पापा कि भाई साहब का जो है बेटा बहुत अच्छा पढ़ाई में है, बहुत अच्छा नॉलेज का बहुत अच्छा सोर्स है उसके पास। तो सुन के अच्छा लगता था कि भाई साहब का बेटा नॉलेज का सोर्स है। तो उसी के लिए तब से पढ़ाने की, या लोगों को पढ़ाने की जो एक मेंटल जो एक मेंटल मेंटल एक 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 एजिलिटी है, मेंटल माइंडसेट है, ये सॉरी, एक 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 मेंटल एबिलिटी कह लीजिए पढ़ाने की, ये तब से हुई है। मेंटल एजिलिटी कह लीजिए, हाँ, या मेंटल साइकी जो है स्टूडेंट्स को टीच करने की, ये तब से हुई है। ठीक है। तो ये बात है। और लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। इंट्रोड्यूस से बार बार कर चुका कि आई एम प्रियेश घोष एंड आई हैव डन बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। आई हैव बेसिकली डन इंजीनियरिंग। देन आई वेंट इन महाराष्ट्र फॉर इन द सीडैक। तब गया था, पता नहीं था क्या होता है। माँ बाप के बीटेक का भी स्टोरी देखिए, तो इलेक्ट्रिकल लेना चाहते थे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल के थ्रू इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस आईईएस क्वालिफाई कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट, घर वाले सब गवर्नमेंट सर्वेंट थे। पिताजी बैंक में थे, दादाजी आर्मी में थे, मतलब ताऊ जी कॉलेज के प्रोफेसर थे, दादाजी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एम्प्लॉय थे। ठीक है, उस जमाने में। ठीक है, ऐसा सुने हैं, मतलब जो है, तो सभी लोग सरकारी थे। तो इसीलिए जो वो इलेक्ट्रिकल लेने का शौक था, शायद सोचे थे ज़्यादा। लेकिन जब गए कंप्यूटर साइंस लिया, और उसके बाद सीडैक में भी घर घर वालों से, मतलब उनसे कंसल्ट, क्योंकि एक्चुअली सीडैक की महानता थी ये परम सुपर कंप्यूटर है भारत में। वो मिस्टर भाटकर ने सीडैक के थे, उन्होंने बनाया था। ठीक है। और सेकंड बात ये थी कि वो राजीव गांधी को तब राजीव गांधी जी को मिस्टर श्री राजीव गांधी को तब यूएसए ने मना कर दिया था सुपर कंप्यूटर देने से। ठीक है। तो सीडैक का नाम बहुत था। ठीक है। उसके बाद आप जानते ही हैं कि वहीं फिर क्या करते, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या यूपीएससी, इन दोनों चीज़ों में के लिए सुनते थे लोगों से, तो उसमें लगे, क्योंकि एक बात थी कि माइंड में जो है, माइंड में जो है, ये बात है कि किस चीज़ की तरफ जाएं। इसमें क्लैरिटी इसलिए नहीं थी, क्योंकि जैसा हमने बताया कि जैसे मैं अगर अपने बैच का एग्जांपल लूँ, जिस बैच में पास आउट हुआ, इंजीनियरिंग का अगर एग्जांपल लूँ, जिस इंजीनियरिंग में बैच में पास आउट हुआ, शायद उसमें 95% से ज़्यादा जो 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 स्टूडेंट्स है, वो आईटी फील्ड में ही है। ठीक है, आईटी सेक्टर कह लीजिए, या और भी कुछ लोग आईटी प्लस फाइनेंस आप जोड़ लीजिए। ठीक है। लेकिन 2-3% लोग ही शायद गवर्नमेंट सर्विस में होंगे, और वो भी, अगर जितना मेरा नॉलेज है, बैंक क्लर्क, इस अपर लेवल, जैसा कोई, हमने कहा कि कितने लोग आईएएस बन पाए, या कितने लोग पीसीएस बन पाए, प्रोविंशियल सिविल सर्विस, और इंडियन और यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो वो शायद एक भी नहीं अभी तक। आगे होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन और जो कुछ स्टूडेंट्स हुए हैं हमारे बैच से, शायद वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या बैंक में हुए हैं। लेकिन यूपीएससी या प्रोविंशियल सिविल सर्विस में यूपी पीसीएस, इसमें अभी तक मैंने नहीं देखा। चलिए, ये तो दूसरी बात है।
तो मैं वही कह रहा हूँ कि मानसिकता ये थी, तो इसीलिए जो है जब बीटेक जब इंजीनियरिंग पढ़े तो क्लैरिटी नहीं था कि किस में आईटी फील्ड में जाना सही है। क्योंकि वो एक आज की मांग है और आज एक सभी लड़के उसमें जाते हैं और बहुत ही फ्लरिशिंग कैरियर है, बहुत अच्छा कैरियर है, क्योंकि वो हमारे स्टडी का पार्ट है, ठीक है। लेकिन दूसरा है कि यूपीएससी या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये दूसरा था, क्योंकि घर में सभी सरकारी सरकारी लोग थे, तो उनसे ये जो है उनका ये एक सोचना था, ठीक है। नहीं, चलिए, सब कहानी तो हुई। अब आते आज पे। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मित्रों, और हैप्पी न्यू ईयर होने में एक दिन बाकी है, तो हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस कहता हूँ आपसे। और जो है उसके बाद अपना शुरू करता हूँ अपना पूरा। देखिए, जो आज का मेरा इशू है वो ये है कि वेरी इंपॉर्टेंट इशू, में हिंदी में भी बताऊंगा, इंग्लिश में भी। आई विल टॉक इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, राइट। सो टुडेज इशू इज अबाउट महात्मा गांधी जी, हिज ग्रेट आइडियोलॉजी, उनकी सोच, उनकी उनकी उनका विचार उनका विचार सत्य, या उनके जो सत्यता से, विथ ऑनेस्टी, हिज व्यूज, हिज मीन्स महात्मा गांधी जी के विचार, उनकी सोच और उनका फिलॉसफी, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। और हिस्टोरिकली और पॉलिटिकली और थ्योरेटिकली ये आपसे बताना चाहूंगा। शॉर्ट रखूंगा अपने अपने लेक्चर को, इस कारण ही कई लोग जो कहते हैं कि प्रियेश बड़ा लेक्चर करते हो तो सुनने में मन नहीं करता। अब टेस्ट मैच का वक्त गया, अब जो है क्या, वनडे क्रिकेट एक समय आया था, उसके पहले टेस्ट मैच था, तो लोगों ने वनडे बहुत पसंद किया। वनडे से 2020 क्रिकेट में लोग चले आए हैं, तो पीएस 2020 का जमाना है, तो 2020 की तरह खेल, तो वो किया करो। दैट इज देयर व्यू, आई एम नॉट सेइंग। तो मैं भी जो है अपनी बात को संक्षिप्त में आपसे कोशिश करूंगा, संक्षिप्त में रखने का चेष्टा करूंगा, ये मान दो। देखो, मैं कहना ये चाहता हूँ, तो ये बात है। तो देखो, देखिए, बात ये कि हम सभी जानते हैं कि गांधी जी का जब भी नाम आता है तो पीस, नॉन वायलेंस, और इसी से उनका रिलेशन है, ठीक है। और भारत ने भी जब आज़ादी मिली, पार्टीशन हुआ, जिसमें कहा जाता है कि ह्यूमन हिस्ट्री में एट द मिनिमम 10 लाख लोगों की मौत सिर्फ 3 महीने में हुई पार्टीशन के कारण, और 2.5 करोड़ लोग जो है बेघर हो गए। तो इसी के लिए जो है, उसी का प्रतिशोध लेने के लिए महात्मा गांधी जी की हत्या की गई। ये हिस्ट्री है। लेकिन आज भी अगर आप वर्ल्ड में जाओ तो महात्मा गांधी की सोच की, उनका जो प्रेम, भाईचारा, और एक दूसरे के प्रति जो जो एक दूसरे के प्रति जो स्नेह है, उसकी जिसको कहते हैं नॉन वायलेंस एंड पीस, इसकी बहुत इज्जत आज भी है दुनिया में। और भारत के ऑफिशियल, देखो, आप कमरे के पीछे कोई पार्टी कुछ भी करे, आज की बीजेपी है, कभी कांग्रेस थी, लेकिन ऑफिशियली अगर पाकिस्तान के रेस्पेक्ट में मान लो, भुट्टो ने कहा था और इन सब ने कहा था, स्पेशली बेनजीर ने कहा था या जुल्फिकार जी ने कहा था कि 1000 साल हम कश्मीर के लिए लड़ेंगे। उस देश के साथ भी हम पीस की बातें करते हैं। हमने कभी सीधा जो है उनसे उनसे जो है, आप समझ लीजिए, हम भाईचारा या दोस्ती की बात करते हैं, ये है। तो इंडिया की ऑफिशियल पॉलिसी जो है, एटलीस्ट कहने के लिए, मिसेस इंदिरा गांधी ने 74 में एटॉमिक वेपन चलाया, तब तो एक हम लोग का पूरा डायमेंशन चेंज हो गया। उसके पहले 71 वॉर हुआ, फिर शास्त्री जी के समय भी एक लड़ाई हुई। लेकिन तो इसी के कारण जो है, ये इतिहास है भारत का। लेकिन ये जो पूरा इशू है, ये दिखाता है कि ये कहने की बात। फिर अगर आप दूसरी बात करें, 47 में जब पाकिस्तान ने कश्मीर पे हमला किया, तो महाराजा हरि सिंह दिल्ली है, तो इंडिया की फौजी पहुंची, जिसको कि बाद में नेहरू जी यूनाइटेड नेशंस ले गए, ठीक है। वो छोड़िए, अगर सारे प्रिंसली स्टेट, जो मुस्लिम प्रिंसली स्टेट थे, जूनागढ़, रामपुर और हैदराबाद, देखिए, पार्टीशन के बाद जो भी मुस्लिम नवाब थे, उनको वो इंडिया में नेचुरली मिलना नहीं चाहते थे, क्योंकि पार्टीशन को देख के उनको समझ में आ गया था कि अब जो है, क्या इंडियन स्टेट का रुख होगा हम लोग के खिलाफ या हम लोग के प्रति। तो है जूनागढ़ और रामपुर, तो चलिए चलिए मान गए, डरा धमका कर। लेकिन हैदराबाद में मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़ा। और अगर मिस्टर जयंत नाथ चौधरी थे उस समय, थे बहुत मिलिट्री के, तो उनके हेडशिप में एक पूरी टीम गई, और तीनों तरफ से, सिकंदराबाद की तरफ से, और पूरा हैदराबाद का जो मैप था उसके तीनों तरफ से आर्मी ने झटके में हमला किया, और शायद 5 दिन के अंदर वो सिकंदराबाद पहुंच गए, और जो है आपका सेंटर में पहुंच गए, और उन्होंने झंडा लगा दिया, और हैदराबाद इंडिया का पार्ट बना। क्योंकि वो मुस्लिम निजामत था, लेकिन उसमें 87% शायद हिंदू पॉपुलेशन थी, तो उसको इंडिया का पार्ट बाई नेचुरल बनना पड़ा। जम्मू कश्मीर का उल्टा केस था, उसमें 70% मुस्लिम पॉपुलेशन थी। इसीलिए जब यूएन पहुंच गई जम्मू एंड कश्मीर के मामले में,
तो उसमें 40 उसमें 35% से ज़्यादा एरिया पाकिस्तान के अंडर आ चुका था। लेकिन लेकिन इन यूएन ने उसको सबको चीज़ को वो स्टेटस को कर दिया वहाँ पर, ठीक है? और उसी को लाइन ऑफ सीज़फायर बना, जो कि शिमला एग्रीमेंट में लाइन ऑफ कंट्रोल बना। तो अभी अगर आप देखें जम्मू एंड कश्मीर का ऑफिशियल स्टेटस उसमें है कि 35 टू 40% करके पाकिस्तान के पास है, 20% के आसपास चाइना के पास है, जिसको हम अक्षय चीन कहते हैं, और जो रेस्ट बचता है 45% कह लीजिए मोस्ट प्रोबेबली, वो है इंडिया के पास। तो ऐसे करके पूरा है जो है, मैं मोटा मोटी करूँ, एकदम एग्जैक्ट पॉइंटेशन पे मत आइएगा, ये है, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। तो इसीलिए जो गांधी जी का प्रेम और भाईचारे का बात है उस पर करो। देखिए, तो हिस्टोरिकली बता देता हूँ, वो आज के पोरबंदर में, गुजरात के पोरबंदर में पैदा हुए थे, ठीक है। फिर वो एक्चुअली फिर उन्होंने लॉ पढ़ा था। लॉ पढ़ने के बाद एक्चुअली साउथ अफ्रीका में वो एक अभी भी साउथ अफ्रीका में बहुत गुजराती जो है व्यापारी का बहुत बहुत रोल है। साउथ अफ्रीका में वो जो है किसी गुजराती बिजनेसमैन का केस जो है वो लड़ करने गए थे, और वहां पर साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह या सिविल राइट्स की पहला आंदोलन शुरू किया था, इसको नॉन वायलेंस सिविल राइट कहते हैं। एक्चुअली उनको ट्रेन से धक्का देके फेंक दिया गया था अपार्थीड रंग भेद के कारण। तो इसी तो ये है, ठीक है। तो फिर ये है, तो वहां पर वो बहुत, उनका नाम बहुत ग्रेट हुआ, महात्मा गांधी का नाम या महात्मा जी का नाम वहाँ बहुत, वो साउथ अफ्रीका में। और 1915 में पहली बार वो इंडिया आए। और मैं आपको बता दूं 1915 में अगर इंडिया का देखें तो इंडिया का जो आज़ादी का आंदोलन है बहुत ही हार्डलाइन हो चुका था, क्योंकि 1885 में एलन ऑक्टेवियो ह्यूम ने कांग्रेस बनाई थी। तो कांग्रेस जब पहले बनी तो उससे कौन थे, आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी। शुरू हुई WC बनर्जी पहले थे, मुंबई में उसका पहला वो हुआ, जो पहला संस्करण कहिए। और मिस्टर बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी बाद में, फिर आपके जॉर्ज यूल, विलियम वैडेनबर्ग, ये लोग पहले 5 थे। फिर अगर आप देखें तो फिरोज शाह मेहता, गोविंद राणा दे थे, और फिर आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ये बहुत बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर थे। एक्चुअली ये सारे लोग वकील थे उस समय, जैसे आज बीटेक पढ़ना ही हम घर वाले कहते हैं, उस समय वकालत। आप देवदास फिल्म आपने देखी होगी, लंदन से जो करीब होता था वकील होते थे। जैसे आपको बाद में बताता हूँ, जैसे आपके महात्मा गांधी और आपके मोतीलाल नेहरू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आपका जो है आप पूरा देखिए उस आज़ादी के मूवमेंट को, तो सारे या तो वकील थे या तो लॉयर थे, बड़े बड़े, सॉरी, ये तो लिटरली लिटरेचर के ग्रेड थे। जो मैंने आपको बताया कि वकील थे, लॉयर थे, या लिटरेचर के बड़े आदमी थे उस समय, 19 उस समय, ठीक है। तो इसी के कारण जो ये था। अब 1915 में जब महात्मा गांधी आए तो तब तक कांग्रेस में बहुत, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ 1915 में महात्मा गांधी है, 1905 में पहली बार लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को तोड़ा, बंग भंग किया कम्युनल लाइंस पे। क्योंकि आपको बता दो, आसाम, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा और ये, हाँ, ठीक है, बिहार और छत्तीसगढ़ का थोड़ा पार्ट, ये सब मिलकर बनता था कंबाइंड बंगाल। उसको ब्रिटिशर्स ने दो भाग किया, आसाम और बांग्लादेश को एक तरफ रखा, और उसको कहा, तो उसमें जो मुस्लिम मेजोरिटी, तो इधर वाले में हिंदू मेजोरिटी थी। तो इसका बहुत विरोध हुआ, क्योंकि बंगाल उस समय तक जो आपका क्रांति का मेन सेंटर बन रहा था, ठीक है। उसका बहुत विरोध हुआ। लाल बाल पाल जो है, ये लाल लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, इसको एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता था। और कांग्रेस का ब्रेकअप हुआ 1907 सूरत सेशन में, ठीक है। पहला कांग्रेस का ब्रेकअप हुआ, तो हार्ड लाइन और सॉफ्ट लाइन के बीच में। तो जब गांधी जी जब आए थे तो कांग्रेस का एक हार्ड लाइन रूप दिख रहा था उसके सामने, ठीक है, ठीक है। तो गांधी जी आए तो उन्होंने, तो उसके गांधी जी के बाद 1916 में हुआ कांग्रेस का लखनऊ सेशन। लखनऊ सेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वहां पर पहली बार सेपरेट रिलीजियस इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात पहली बार लखनऊ में हुई। और लखनऊ में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात हुई, और दो कॉन्स्टिट्यूएंसी देश में, एक हिंदू, जैसे समझ लीजिए, एक जितना मेरा स्टडी कहता है 33% जो आपका जो डिवाइडेशन है, वो 33% रिजर्वेशन इन द इलेक्टेड सीट्स मुस्लिम को दी गई। इसको सेपरेट इलेक्टोरेट कहते थे। मतलब देश में दो इलेक्टोरेट्स होंगे, दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ हिंदू खड़े हो सकते हैं, नॉन मुस्लिम, एक में ही मुस्लिम खड़े हो सकते हैं, ठीक है। और कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। और देश में ऐसे कुछ जिले होंगे जिसमें कि सिर्फ मुस्लिम खड़े होंगे, वो कांग्रेस के ही मुसलमान हो सकते हैं, और मुस्लिम लीग के भी हो सकते हैं, लेकिन मुसलमान होंगे। तो इसी को 1916 लखनऊ पैक्ट कहते हैं। और उसके बाद सरोजिनी नायडू ने कहा, जिन्ना जो बड़े ही भाईचारा बढ़ाने वाले के व्यक्ति है हिंदू मुस्लिम समाज के, ठीक है, ये तो हो गया सब। लेकिन इसके बाद सबसे खतरनाक हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, खत्म हुई, और 13 लाख हिंदुस्तानी लड़ने का। हिंदुस्तान ने जो ऑटोमन एम्पायर है, सॉरी, जो तुर्किश खलीफा है,
उसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको 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 डिथ्रोन कर दिया। तो इस आखिरी मुस्लिम ताकत थी, उसको उसको डिथ्रोन किया। तो केरला में आज के उसका बहुत विरोध हुआ, उसको उसको मोपला रिबेलियन भी कहते हैं, ये तो हुआ बाद में, लेकिन उसके लिए एक मूवमेंट हुआ, खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट हुआ जिसको कि किया गया अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि जो है जो टर्किश में जो खलीफत थी उसको 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 उखाड़ के फेंक दिया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, ठीक है। और ब्रिटिशर्स का जो है उसने युद्ध जीता था, ठीक है। तो तब जो है जब खिलाफत हुआ तो ये जो है पहला जो है हाई लेवल रेडिकल मुस्लिम मूवमेंट था, ठीक है। तो ये बहुत ही क्रिटिकल है, क्यों? तो खिलाफत जब हुआ तो खिलाफत को, क्योंकि गांधी जी का ये एम था, क्योंकि इंडिया में इशू ये था, अगर आप डूरेंट लाइन से जो है शुरू के, डूरेंट लाइन मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की लाइन, उस समय इंडिया अफगानिस्तान के बीच की लाइन डूरेंट लाइन हुआ, फिर पूरा इंडिया आज का मैप देख लीजिए आप, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार सब जोड़ लीजिए, मुस्लिम कहीं भी भारत में 24% से ज्यादा नहीं थे, जो मेरा नॉलेज का है। 24, हमें 24 ही आप मान लीजिए। तो 24% पॉपुलेशन से वो पावर तक तो पहुंच ही सकते थे। देश में जो सुपर पावर है, देश की जो सुपर, वो कभी पहुंच नहीं सकते, डेमोक्रेसी है, आप जानते ही हैं। तो मुस्लिम 24% ही भारत में पूरे पॉपुलेशन में थे, ठीक है। प्रियेश होकर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। प्रियेश होकर कहना चाहता हूँ, तो मुस्लिम 24% थे, तो डेमोक्रेटिकली कहीं पावर में वो ऐसे नहीं पहुंच सकते थे। तो इसीलिए जो है जो जब खिलाफत मूवमेंट हुआ तो गांधी जी ने, हाँ, तो जो मैं आपसे कहा कि 24% मुसलमान थे, तो वो नंबर में तो पावर में थे, 24% बहुत बड़ी आबादी होती है, तो उसको छोड़ा भी नहीं जा सकता था। तो गांधी जी ने तब खिलाफत को साथ दिया इस आशा में कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को हम ला सके। इसके लिए गांधी जी का बहुत बड़ा क्रिटिसाइजेशन हुआ, यहाँ तक कि सारे कांग्रेस के लीडर्स ने, शायद जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा कि ऐसे ऐसे एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट को गांधी जी को सपोर्ट करना गलत है, गांधी जी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन गांधी जी इस आशा में कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो, उन्होंने खिलाफत का समर्थन किया, ठीक है। ये है, ठीक है। फिर उसके बाद जिन्ना का पॉलिटिकल, वो एक्चुअली जिन्ना बहुत ही पढ़े लिखे तो नहीं बोले, लेकिन बहुत वो ऐसे जैसे कहते हैं कट्टर जो है कट्टर मौलानावादी नेता, या ऐसा उनका इमेज नहीं था। जिन्ना का एक मॉडर्न, जैसे मॉडर्न लोग टी शर्ट कोट और क्या है वाइन और वो मतलब हैट, इस टाइप का जिन्ना का इमेज था। जिन्ना का इमेज जो है एक मॉडर्न पर्सन का था, विद रिस्पेक्ट टू अदर, मौलाना जी के टाइप का नहीं था जिन्ना का इमेज, उसका इमेज एक मॉडर्न आदमी का था। तो जिन्ना ने, ये पाकिस्तान की बात आई तो जिन्ना ने भी पहली बार उसको 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 बहुत अच्छे से मान नहीं पाते, क्योंकि पाकिस्तान जहाँ भी बनेगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ 1930 में मैं जहाँ इलाहाबाद में रहता हूँ था, प्रयागराज में, वैदिक नेम है ये, उसमें सर सैयद इकबाल ने कहा कि एक जो भारत के वेस्टर्न साइड है, मतलब वेस्टर्न में 5 आते हैं, आपका पंजाब और आपका ये सिंध, कश्मीर और ये आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, और ये सब आप जोड़ लीजिए, ये जो 5 जो रीजन है जो आज का है, ये इसको इंडिया के बॉर्डर से सेपरेट कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक्सट्रीम मुस्लिम मेजोरिटी, यूपी जैसे है, बंगाल है, बिहार है, मद्रास, इसमें बड़ी हिंदू पॉपुलेशन है, जो आज का मैप है इंडिया का। क्योंकि पाकिस्तान का बनने का बेसिस बहुत अजीब था, दो तरफ, एक वेस्ट पाकिस्तान है कि जो 2000 किलोमीटर या 1500 किलोमीटर दूर थे, इसी के आधार पर रेडक्लिफ ने लाइन खींची कि पॉपुलेशन की बेसिस, क्योंकि अगर आप इतिहास के ऊपर, तो मुस्लिम रूल का जो सबसे बड़ा केंद्र है इंडिया में रहा है, तो ये ग्लोरी का वो रहा है आपका रेड फोर्ट, लाल किला। क्योंकि आप जानते हो कि शिवाजी महाराज हो, चाहे चाहे सिख रूल हो, जब ये अमृतसर में गोल्डन, मैं आपको बताता हूँ गोल्डन टेम्पल की महानता इसलिए है, तो गोल्डन टेम्पल जो है वो जो है रेड फोर्ट जो शाहजहां के समय बना, उससे 1 फीट ऊपर है गोल्डन टेम्पल, ये बताने के लिए कि जो जो गोल्डन टेम्पल ने बताया कि देखो भगवान का स्थान बादशाहों से ऊपर होता है, इसलिए राजा महाराजा का जो रेड फोर्ट है वो 1 फीट नीचे होगा, गोल्डन टेम्पल 1 फीट ऊपर होगा। ये गोल्डन टेम्पल की महानता थी, ठीक है, जो जो आपका ये अमृतसर में है, ठीक है। और लाहौर महाराजा का कैपिटल था, महाराजा रंजीत सिंह का कैपिटल लाहौर था, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ फिर ये था, ठीक है। तो ये मैं आपको लेकिन आज जहाँ दिल्ली का रेड फोर्ट है, जो कि मुगल साम्राज्य का, उसके पहले भी अगर आप देखें लोधी का और इन सब का पावर सेंटर था, उससे जो है पंजाब का बॉर्डर, जो आपका ये पाकिस्तान का पंजाब का बॉर्डर है, अगर आप ये इसको जो अटारी कहते हैं, अटारी वाघा, वो 400 किलोमीटर के दूर है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो ये फंडामेंटल चीज हुई। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, ये है, ठीक है। तो गांधी जी पे आरोप लगा, और भगत सिंह का जी का जब ये हुआ, तो भगत सिंह ने, एक्चुअली आपको बताता हूँ मैं कि लाला लाजपत राय बहुत बड़े लीडर थे, तो उनको पीट पीट के मार दिया गया था साइमन कमीशन का विरोध करने के कारण। और जब इनको मारा गया तो पुलिस ने को बुलाया जज साहब ने, और कहा आपने क्यों मारा? तो पुलिस ने कहा हम क्या करें, कि हम तो पुलिस एक्ट में बंधे हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। लाला लाजपत राय जी लॉ को ब्रेक कर रहे थे, इसीलिए हमने पीट पीट के हत्या की। तो जज साहब ने कहा वो पुलिस वालों ने अपना कोई पर्सनल काम नहीं किया है,
उन्होंने स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया, तो उनका खिलाफ कोई हम लोग व्यक्तिगत दोष नहीं दे सकते। तभी आपका सुखदेव और सब उठे थे, और भगत सिंह ने तभी जो है सॉन्डर्स की हत्या की, उन्हीं के कारण उनको फांसी हुई थी। और तो उसी के 1931 में कराची में गांधी जी का बहुत विरोध हुआ, और गांधी जी ने कहा कि बेटा, मैं भगत सिंह की भक्ति को, देशभक्ति की सराहना करता हूँ, उसे महान भी घोषित करता हूँ, लेकिन मैं अहिंसा का समर्थन नहीं करता, इसलिए मुझे माफ कर दो। या मैं कुछ उसको कर नहीं सका, क्योंकि मैं हिंसा का विरोधी हूँ। गांधी जी ने ये कहा, ठीक है। तो गांधी इरविन पैक्ट 31 में साइन हुआ। तो गांधी इसके पहले जो गांधी जी के एक समय नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, जो 1990 बहुत इंपॉर्टेंट, 1990, क्योंकि यूपी से जुड़ा हुआ है। यूपी के चौरी चौरा, मेरा जो होम टाउन है, चौरी चौरा एक जगह है, वहां पर क्या थी, भीड़ ने नॉन कॉर्पोरेशन किया, तो पुलिस ने रोका। तो चौरी चौरा है, तो वहां पर 17 पुलिस वाले थे, मैक्सिमम इंडियन थे, उनके पूरे थाने को जला दिया गया, और 17 लोगों को जिंदा जला दिया गया। तो गांधी जी बहुत दुखी, उसने कहा कि ये जो इनह्यूमैनिटी है, इसको मैं सहूंगा नहीं, और मैं नॉन कोऑपरेशन को ही, उसने इसको खिलाफत प्लस नॉन कोऑपरेशन कहते थे मोस्ट प्रोबेबली। तो गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसको गांधी जी ने वापस ले लिया, और जो है ये इसीलिए तो इससे बहुत बड़ा गुस्सा बड़ा गांधी जी के प्रति, गांधी जी खिलाफत वापस के लिए, सॉरी नॉन कॉर्पोरेशन वापस, नॉन कॉर्पोरेशन दांडी मार्च इन 32 के, दांडी मार्च, नॉन कॉर्पोरेशन बड़े बड़े मूवमेंट थे महात्मा गांधी जी के। लेकिन 32 के बाद अगर आप देखें, इवरिन पैक्ट के बाद, उसके बाद अगर आप देखें, तो सबसे बड़ा मूवमेंट हुआ फिर 1942 में क्विट इंडिया, भारत छोड़ो आंदोलन। वो भी अंग्रेजों ने उसको दबा दिया, क्योंकि उनके पास सब थे, वार टाइम था, बहुत हाई लेवल सेंसरशिप थी, और 25 लाख फौजी, जिसमें मेरे दादाजी बताते हैं उस कहानी उसकी, 25 लाख इंडिया की आर्मी थी, जिसने की भारत के लिए लड़ा था। और क्विट इंडिया के बाद महात्मा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वो जर्मनी से डिक्लेयर किया कि मैं महात्मा जी को अब राष्ट्रपिता को संबोधित करता हूं, और हम भारत को लड़ाएंगे, हम जीतेंगे, हम सिंगापुर और क्या बर्मा से आ रहे हैं भारत को आजादी दिलाने। तो मैं राष्ट्रपिता को संबोधित करता हूं, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जाए, ये नेताजी का स्पीच था। लेकिन अब मैं जल्दी खत्म करूंगा, इसलिए मैं कह रहा हूं, यहां से मेन पॉइंट, देखिए गांधी जी को पार्टीशन के लिए किसी ने जिम्मेदार ठहरा, उनको गोली मार दी। मेरे पूर्वज जो है वो बताते हैं, या मेरे घर के पुराने लोग ये बताते हैं कि गांधी जी की कितनी कितनी पॉपुलैरिटी थी। नेताजी उन्हें राष्ट्रपिता कहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने मोस्ट प्रोबेबली उन्हें कहा था क्या महात्मा। इंदिरा जी और पंडित जी उन्हें बापू कहते थे। मोतीलाल जी भी उन्हें बापू कहते थे। मतलब उसके और लोग, क्या नाम है इनका, ये नाम मैं भूल जाता हूँ। आपके तो सारे कांग्रेस के लीडर्स थे जो है, आपके इंदिरा जी, और इनको बापू कहते थे। हाँ, तो ये गांधी जी की पॉपुलैरिटी थी, ठीक है। ये यहाँ तक कि गांधी जी जब कांग्रेस 46 में इलेक्शन हुआ, तो शायद 15 सीटों में 12 सीट सरदार पटेल को मिली। उसके बावजूद गांधी जी का ये था जिसकी वजह से अनुकंपा थी, जिसकी वजह से नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, और पटेल जी को जो है गृह मंत्री, राष्ट्र का गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। और इसी कारण जो है गांधी जी की ये से थी, इतना उनका मॉरल या से था, ठीक है। लेकिन देखिए फंडामेंटली मेरा जो कहना है आज से, मैं कहता हूँ गांधी जी की अहिंसा और अगर आप भारत को भी देखिए नेहरू लियाकत एग्रीमेंट हो, दोनों प्रोटेक्ट करेंगे हमारा सिंधु जल समझौता, भारत ने भी या 94,000 सैनिक को वापस करना, भारत ने भी गांधी जी की नीति को कहीं ना कहीं माना है। स्पेशली अगर नेहरू लियाकत एग्रीमेंट होगी, पार्टीशन का जो, अगर ओरिजिनली पार्टीशन का जो है खत्म हो गया भारत का नेहरू लियाकत एग्रीमेंट से, क्योंकि ट्रेनें दोनों तरफ सारे मुस्लिम जा रहे थे यहाँ से पाकिस्तान, हिंदू तो लाहौर से खत्म हो गया था। लेकिन जब नेहरू लियाकत एग्रीमेंट हुआ कि दोनों देश अपने माइनॉरिटी को बचाएंगी, तब जो है ये ऑफिशियली कहिए कि पार्टीशन का रोल खत्म हुआ, क्योंकि जो सारे मुस्लिम लीग के लीडर थे वो बेसिकली इंडिया से थे, चाहे मोहम्मद अली जिन्ना हो, चाहे आपके लियाकत अली खान हो। लियाकत अली खान अलीगढ़ के थे, और आपके रिजवी साहब थे, आपके उस समय के, आज के तेलंगाना उस समय के, सॉरी आपका क्या नाम है, भुट्टो साहब थे जूनागढ़ के, भुट्टो जी जूनागढ़ के थे, जिन्ना साहब आपके बॉम्बे के थे, ठीक है। तो सारे जो थे उनके जो राष्ट्र गान लिखा पीर जालंधरी, तो वो भी आज के इंडिया के थे। मोहम्मद इकबाल का फैमिली कश्मीरी ब्राह्मण थे, वहां से वो मुस्लिम बने थे जितना मुझे पता है। तो ये सारे जो लीडर्स थे वो आज के इंडिया के थे, ठीक है। तो नेहरू लियाकत एग्रीमेंट से ऑफिशियली पार्टीशन का डीएक्टिवेट। लेकिन लास्ट पॉइंट में बहुत जल्दी कहूंगा, लेकिन देखिए मैं कहता हूं गांधी जी की जो सबसे प्यार भाईचारा है, इससे मेरा एक व्यू पॉइंट है। देखिए एक देश के जीवन में भाईचारा, प्यार, अहिंसा बहुत अच्छी चीज है,
लेकिन सिर्फ और सिर्फ अहिंसा के बल पे एक देश जो है नहीं चल सकता। एक देश के जीवन में कंट्रोल्ड वायलेंस, हिंसा का भी होना आवश्यक है, ठीक है ना, हिंसा का भी होना आवश्यक है। अगर मतलब कहते हैं ना कि सिर्फ जो है प्रेम, अहिंसा और भाईचारा होना, सुनना होना जरूरी है, लेकिन हिंसा के साथ साथ अहिंसा का होना भी आवश्यकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत की आइडियोलॉजी सिर्फ गांधी नहीं हो सकती, गांधी प्लस नेताजी की आइडियोलॉजी भारत की आइडियोलॉजी हो सकती है। अहिंसा, भाईचारा और प्रेम हमारे अपने लिए ठीक है, प्रैक्टिकलिटी के ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन जब बात आती है देश की सुरक्षा की तो नेताजी की कदम कदम बढ़ाया जाए, खुशी के गीत गाए जाए, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाया जाए, ये फीलिंग भी होनी चाहिए। तो इसीलिए, और देखिए इसका भुगतान हमको भोगना पड़ा। चीन ने हम पे, पाकिस्तान ने हमला किया, नेहरू जी यूएन गए, पाकिस्तान के उसने कहा कि 1000 साल हम कश्मीर के लिए लड़ेंगे, तो वेस्टर्न बॉर्डर पे हमने बहुत हम डर गए, हम पे बहुत चिंता हुई कि कश्मीर तो पाकिस्तान ने माना। एक्चुअली शिमला एग्रीमेंट के पहले उसने माना नहीं कहीं भी। ईस्टर्न बॉर्डर पे हमने छोड़ा, चाइना और इंडिया को भाईचारा समझा, हिंदू चीनी भाई भाई, उसने हमला किया और 62 में उसने जो है हमारा मजाक उड़ा दिया चाइना ने। उसके बाद 62 के बाद इंडिया को समझ में आया कि हमारी जो फौज थी, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी हमने बनाई थी 25 लाख की, उसकी जरूरत है। और ये 62 के बाद हम फिर से जागे और 65 में हमने ड्रॉ खेला पाकिस्तान के साथ मोटा मोटी, जिसमें ताशकंद में शास्त्री जी का, 71 में पाकिस्तान को हमने तोड़ दिया और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शायद ये सबसे बड़ी विजय थी। तो फाइनली मैं कहता हूं बहुत ही प्यार से, बहुत ही भाईचारे से, कि प्यार, भाईचारा, ट्रूथ एंड, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, non-violence, love and humanity is great, but along with Gandhi there should be Netaji also. Along with peace there should be violence also, limited controlled violence. कहते हैं ना कि हिंसा, अहिंसा ठीक है, लेकिन अहिंसा के साथ साथ हिंसा अपनी रक्षा के लिए, अपनी डिफेंस के लिए करना जरूरी है। इसको मिसेस इंदिरा गांधी ने पहले अपनाया, जिन्होंने एटॉमिक वेपन, और बांग्लादेश किया, फिर अटल जी ने इसको रिपीट किया जब उन्होंने पोखरण में आकर सेकंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया। तो फाइनली हिंसा गलत चीज हो सकती है, अहिंसा बहुत महान चीज है, लेकिन अहिंसा के साथ कंट्रोल्ड हिंसा या हिंसा का कुछ हद तक होना देश के रक्षा के लिए आवश्यक है। यही मेरा कहना। तो नेताजी एंड गांधी जी बोथ आर वेरी करेक्ट।